नमस्कार। आज हम बाबा साहब आम्बेडकर को लेकर एक रिपोर्ट आपके समक्ष रखेंगे जिसे सुनकर आप हतप्रभ रहेंगे कि आजाद भारत में एक ऐसा शख्स भी हुआ जो उस दौर में इतना शिक्षित और योग्य थे, पर उन्हें जाति के कारण बार बार अपमानित होना पड़ता रहा। लेकिन उन्होंने जो अपने जिंदा रहते लकीर खींची, उससे बदले भारत की एक नई पहचान के रूप में देखा जाने लगा। बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में बोलना और कुछ कहना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बेहद छोटापन होगा। उनकी कद और खूबियों को जितना भी कहूं और जितना भी पढ़ूं और या जितना भी जानूं शायद ही कम होगा। ऐसी शख्सियत जिसने अपने काल में एक अध्याय लिखा जिसे आज देश का बड़ा वर्ग भगवान के रूप में देखता है, तो बल्कि पूजता भी है। रेहान फजल की एक स्टोरी मैंने बीबीसी पर पढ़ी थी। वो स्टोरी अपने आप में एक बड़े इतिहास को बयां करती है। दिलचस्प बात है कि भारत की दो महान शख्सियत भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच कभी नहीं बनी। दोनों के बीच कई मुलाकातें हुई, लेकिन वो अपने मतभेदों को कभी भी पाट नहीं पाए। आजादी से 2 दशक पहले अंबेडकर और उनके अनुयायियों ने खुद को स्वतंत्रता आंदोलन से अलग कर लिया था। वो अछूतों के प्रति गांधी के अनुराग और उनकी तरफ से बोलने के उनके दावे को जोड़ तोड़ के रणनीति मानते थे। जब 14 अगस्त 1931 को गांधी से उनकी मुलाकात हुई, तो गांधी ने उनसे कहा, मैं अछूतों की समस्याओं के बारे में तब से सोच रहा हूं जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। मुझे ताज्जुब है कि इसके बावजूद आप मुझे उनका हितैषी नहीं मानते। धनंजय कीर अंबेडकर की जीवनी डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड मिशन में लिखते हैं, अंबेडकर ने गांधी से कहा, अगर आप अछूतों के खैरख्वाह होते तो आपने कांग्रेस का सदस्य होने के लिए खादी पहनने की शर्त की बजाय अस्पृश्यता निवारण को पहली शर्त बनाया होता। किसी भी व्यक्ति को जिसने अपने घर में कम से कम एक अछूत व्यक्ति का महिला की नौकरी नहीं दी हो, उसने एक अछूत व्यक्ति के पालन पोषण का बीड़ा ना उठाया हो, या उसने कम से कम सप्ताह में एक बार किसी अछूत व्यक्ति के साथ खाना ना खाया हो, उसे कांग्रेस का सदस्य बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। आपने कभी भी किसी जिला कांग्रेस पार्टी के उस अध्यक्ष को पार्टी से निष्कासित नहीं किया जो मंदिरों में अछूतों को प्रवेश का विरोध करते देखा गया। 26 फरवरी 1955 में जब बीबीसी ने अंबेडकर से गांधी के बारे में उनकी राय जाननी चाहिए, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मुझे इस बात पर काफी हैरानी होती है कि पश्चिम के देश गांधी में इतनी दिलचस्पी क्यों लेते हैं। उन्होंने कहा, जहां तक भारत की बात है तो वो देश के इतिहास का एक हिस्सा भर है, नए युग का निर्माण करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। गांधी की यादें इस देश के लोगों के जहन में जा चुकी हैं। बचपन से ही अपनी जात के कारण अंबेडकर को लोगों के भेदभाव का शिकार होना पड़ा। 1901 में जब वे अपने पिता से मिलने सतारा से कोरेगांव गए, तो स्टेशन से बैलगाड़ी वाले ने उन्हें ले जाने से इनकार कर दिया था। दोगुने पैसे पर वो इस बात के लिए राजी हुआ कि 9 साल के अंबेडकर और उनके भाई बैलगाड़ी चलाएंगे और वो पैदल उनके साथ चलेगा। 1945 में वायसराय की काउंसिलिंग के लेबर सदस्य के रूप में भीमराव अंबेडकर उड़ीसा के पुरी में मौजूद जगन्नाथ मंदिर गए थे, तो उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। उसी साल जब वो कोलकाता में मेहमान के तौर पर एक शख्स के यहां गए, तो उसके नौकरों ने यह कहते हुए उन्हें खाना परोसने से इनकार कर दिया कि वो महार जाति के हैं। शायद यही सब कारण थे जिनकी वजह से अंबेडकर ने अपनी जवानी के दिनों में जाति व्यवस्था की वकालत करने वाली मनुस्मृति को जलाया था। अंबेडकर अपने जमाने में भारत के संभवतः सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने मुंबई के मशहूर एल्फिस्टन कॉलेज से बीए की डिग्री ली थी। बाद में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने पीएचडी डिग्री प्राप्त की थी। शुरू से ही वो पढ़ने में, बागवानी करने और कुत्ते पालने के शौकीन थे। कहा जाता है कि उस जमाने में उनके पास देश में किताबों की बेहतरीन संग्रह हुआ करती थी। मशहूर किताब इनसाइड एशिया के लेखक जॉन गुंथेर ने लिखा था कि 1938 में जब राजगृह में अंबेडकर से मेरी मुलाकात हुई, तो उनके पास 8000 किताबें थी। उनकी मौत के दिन तक इसकी संख्या बढ़कर 35,000 हो चुकी थी।
बाबा साहब आम्बेडकर के निकट सहयोगी रहे शंकरानंद शास्त्री अपनी किताब माई एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर में लिखते हैं, मैं रविवार 20 दिसंबर 1944 को दोपहर 1 बजे आम्बेडकर से मिलने उनके घर गया। उन्होंने मुझे अपने साथ जामा मस्जिद इलाके में चलने के लिए कहा। उन दिनों वो पुरानी किताबें खरीदने का अड्डा हुआ करता था। मैंने उनसे कहने की कोशिश की कि दिन के खाने का समय हो रहा है, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ा। जामा मस्जिद में उनके होने की खबर चारों तरफ फैल गई और लोग उनको चारों ओर इकट्ठा होने लगे। इस भीड़ में उन्होंने विभिन्न विषय पर करीब 2 दर्जन किताबें खरीदी थी। वो अपनी किताब किसी को भी पढ़ने के लिए भी उधार नहीं देते थे। वो कहा करते थे कि अगर किसी को उनकी किताबें पढ़नी है तो उसे उनके पुस्तकालय में आकर पढ़ना चाहिए। करतार सिंह पोलोनियस ने चेन्नई में प्रकाशित होने वाली जय भीम के 13 अप्रैल के 1947 के अंक में लिखा था, एक बार मैंने बाबा साहब अंबेडकर से पूछा कि आप इतनी सारी किताबें कैसे पढ़ पाते हैं। उनका जवाब था, लगातार किताबें पढ़ते रहने से उन्हें यह अनुभव हो गया था कि किस तरह किताब के मूल मंत्र को आत्मसात कर उसकी फिजूल की चीजों को दरकिनार कर दिया जाए। उन्होंने मुझे बताया था कि 3 किताबों का उनके ऊपर सबसे अधिक असर हुआ था। पहली थी लाइफ ऑफ टॉल्स्टॉय, दूसरी विक्टर ह्यूगो की ले मिजराबल और तीसरी थी थॉमस हार्डी की फार फ्रॉम मेडिंग क्राउड। किताबों को लेकर उनका प्यार इस हद तक था कि सुबह होने तक किताबों में ही लीन रहते थे। आम्बेडकर और एक अनुयायी नामदेव निमगड़े अपनी किताब इन द टाइगर शैडो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ इन आम्बेडकर राइट में लिखते हैं, एक बार मैंने उनसे पूछा था कि आप इतना लंबे समय तक पढ़ने के बाद अपना रिलैक्सेशन यानी मनोरंजन किस तरह से करते हैं। उनका जवाब था कि मेरे रिलैक्सेशन यानी मनोरंजन का मतलब एक विषय को छोड़ दूसरे विषय की किताब को पढ़ना है। निमगड़े लिखते हैं, रात में आम्बेडकर किताब पढ़ने में इतना खो जाते थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का उन्हें कोई ध्यान नहीं रहता था। एक बार देर रात उनकी स्टडी में गया और उनके पैर छुए। किताबों में डूबे आम्बेडकर बोले, टॉमी ये मत करो। मैं थोड़ा अचंभित हुआ। जब बाबा साहेब ने अपनी नजरें उठाई और मुझे देखा तो वो झेप गए और वो पढ़ने में इतने ध्यानमग्न थे कि उन्होंने मेरे स्पर्श को कुत्ते का स्पर्श समझ लिया था। आम्बेडकर की लाइब्रेरियन के रूप में काम करने वाली देवी दयाल ने अपने लेख डेली हिस्ट्री ऑफ द डॉक्टर अंबेडकर में लिखा था, आम्बेडकर अपने शयनकक्ष को अपनी समाधि समझते थे। बाबा साहब अपने बिस्तर पर अखबार पढ़ना पसंद करते थे। 1-2 अखबार को पढ़ने के बाद वो बाकी अखबारों को अपने साथ टॉयलेट ले जाते थे। उनको वहां से उठाकर उनकी तय जगह पर रख दिया करते थे। आम्बेडकर की जीवनी लिखने वाले धनंजय कीर लिखते हैं, आम्बेडकर पूरी रात पढ़ने के बाद भोर के वक्त सोने के लिए जाते थे। सिर्फ 2 घंटे सोने के बाद वो थोड़ी कसरत करते थे। उसके बाद वो नहाने के बाद नाश्ता किया करते थे। अखबार पढ़ने के बाद वो अपनी कार से कोर्ट जाते थे। इस दौरान वो उन किताबों को पलट रहे होते थे जो उस दिन उनके पास डाक से आई होती थी। कोर्ट समाप्त होने के बाद वो किताब की दुकानों का चक्कर लगाया करते थे और जब वो शाम को घर लौटते तो उनके हाथ में नई किताबों का एक बंडल हुआ करता था। जहां तक बागवानी का सवाल है तो दिल्ली में उनसे अच्छा कोई और देखने वाला बगीचा किसी के पास नहीं था। एक बार ब्रिटिश अखबार डेली मेल ने भी उनके गार्डन की तारीफ की थी। आपको बता दें कि वो अपने कुत्तों को भी बहुत पसंद करते थे। एक बार उन्होंने बताया था कि किस तरह से उनके पालतू कुत्ते की मौत हो जाने के बाद वो फूट फूट कर रोए थे। कभी छुट्टियों में बाबा साहेब खुद खाना भी बना लेते थे और लोगों को अपने साथ खाने के लिए आमंत्रित भी कर लिया करते थे। देवी दयाल लिखते हैं कि 3 सितंबर 1944 को उन्होंने अपने हाथ से खाना बनाया। उन्होंने 7 पकवान बनाए थे। इसे बनाने में उन्हें 3 घंटे लगे थे। उन्होंने खाने पर दक्षिण भारत के अनुसूचित जात फेडरेशन की प्रमुख मीनाम्बल शिवराज को बुलाया था। वो सुनकर दंग रह गई कि भारत की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लेबर के सदस्य ने उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाया है। बाबा साहेब को मूली और सरसों का साग पकाने का बहुत शौक था। उनके साथी रहे सोहनलाल शास्त्री अपनी किताब बाबा साहेब के संपर्क में 25 वर्ष में लिखते हैं, हम दोनों साग को खूब सारे तेल में पकाया करते थे।
क्योंकि उन्हें पंजाबी स्टाइल में साग बनाना पसंद था। उन्हें अपने राज्य महाराष्ट्र पर भी गर्व था। कांग्रेस पार्टी के नेताओं में लोकमान्य तिलक को वो सबसे अधिक मानते थे। उनका कहना था कि तिलक से अधिक तकलीफ किसी कांग्रेसी नेता ने नहीं झेली। तिलक को 6 फीट चौड़ी और 8 फीट लंबी कोठरी में रखा जाता था और वो जमीन पर सोया करते थे। जबकि जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और गांधी ने एक क्लास से नीचे कोई सुविधा कभी स्वीकार नहीं की थी। अपने समकक्ष लोगों में गोविंद वल्लभ पंत के लिए उनके मन में बहुत इज्जत थी। उनकी नजर में पंत महाराष्ट्र के मूल निवासी थे। उनके पूर्वज 1857 में नाना साहेब के विद्रोह के दौरान उत्तर भारत में आकर बस गए थे। 1948 में अंबेडकर को श्रीलंका के स्वतंत्रता दिवस पर हो रहे समारोह में वहां के उद्योगपति ने आमंत्रित किया था। इस समारोह में लॉर्ड माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू भी मौके पर मौजूद थे। एनसी रट्टू अपनी किताब रेमिनिसेंस एंड रिमेंबर्स ऑफ डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर में लिखते हैं, जब मैंने बाबा साहब से पूछा कि आप इस समारोह में क्यों नहीं जा रहे हैं, तो उनका जवाब था, मैं वहां अपना बहुमूल्य समय बर्बाद नहीं कर सकता। दूसरे, मुझे शराब पीने का शौक नहीं है। इस तरह की पार्टियों में सर्व की जाती है। अंबेडकर को ना तो नशे की किसी चीज का शौक था और ना ही वो धूम्रपान किया करते थे। एक बार जब उन्हें खांसी हो रही थी तो मैंने उन्हें पान खाने का सुझाव दिया। उन्होंने मेरे अनुरोध पर पान खाया जरूर, लेकिन अगले ही सेकंड उसे ये कहते हुए थूक दिया कि ये बहुत ही कड़वा है। वो बहुत ही साधारण खाना खाते थे, जिससे बाजरे की एक रोटी, थोड़ा चावल, दही और मछली के 3 टुकड़े हुआ करते थे। घर पर काम में अंबेडकर की मदद करने के लिए सुदामा नाम के एक व्यक्ति को रखा गया था। एक दिन सुदामा जब देर रात फिल्म देखकर लौटे तो उन्होंने सोचा कि उनके घर के अंदर घुसने से बाबा साहेब के काम में विघ्न पड़ेगा। उन्हें पता था कि बाबा साहब किताब पढ़ने में लगे होंगे। वो दरवाजे के बाहर ही जमीन पर सो गए। आधी रात के बाद जब अंबेडकर ताजी हवा लेने के बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि दरवाजे के बाहर सुदामा को सोते हुए पाया। वो बिना आवाज किए अंदर चले गए और जब अगले दिन सुबह सुदामा की नींद खुली तो उन्होंने पाया कि बाबा साहब ने उनके ऊपर अपना ओवरकोट डाल दिया था। 31 मार्च 1950 को मशहूर उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला के बड़े भाई जुगल किशोर बिड़ला अंबेडकर से मिलने उनके निवास स्थान आए। कुछ दिनों पहले ही बाबा साहब ने मद्रास में पेरियार की उपस्थिति में हजारों लोगों के सामने भगवत गीता की आलोचना की थी। बाबा साहब के सहयोगी रहे शंकरानंद शास्त्री माई एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर में लिखते हैं, बिड़ला ने उनसे सवाल किया, आपने गीता की आलोचना क्यों की, जो कि हिंदुओं की सबसे जानी मानी धार्मिक किताब है। तो इसकी आलोचना करने के बजाय हिंदू धर्म को मजबूत करना चाहिए। जहां तक छुआछूत को दूर करने की बात है, सो वो इसके लिए 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। इसका जवाब देते हुए अंबेडकर ने कहा, मैं अपने आप को किसी को बेचने के लिए नहीं पैदा हुआ हूं। मैंने गीता की इसलिए आलोचना की थी क्योंकि इसमें समाज को बांटने की शिक्षा दी गई है। बाबा साहेब अक्सर नीला सूट पहना करते थे, लेकिन कुछ खास मौके पर वो अचकन चूड़ीदार पजामा और काले जूता निकालते थे। घर में वो साधारण कपड़े पहना करते थे। गर्मी में वो 4 हाथ की लुंगी कमर में लपेट लेते थे। उसके ऊपर वो घुटनों तक का कुर्ता पहनते थे। विदेश में रहने के दौरान से ही वे नाश्ते में 2 टोस्ट, अंडे और चाय लिया करते थे। देवी दयाल लिखते हैं कि जब वो नाश्ता करते थे तो बाई तरफ उनके अखबार खुले रहते थे। उनके हाथ में एक लाल पेंसिल रहती थी जिसमें वो अखबारों की मुख्य खबरों पर निशान लगाया करते थे। बाबा साहब मौज मस्ती के लिए कभी बाहर नहीं जाते थे। उनके सहयोगी रहे देवी दयाल लिखते हैं, हालांकि वो जिमखाना क्लब के सदस्य थे, लेकिन वो शायद ही वहां कभी गए हों। जब भी वो कार से अपने घर लौटते तो वो सीधे अपने पढ़ने की मेज पर जाते थे। उनके पास अपने कपड़े बदलने का भी समय नहीं रहता था। पढ़ाई में वो इतना लीन हुआ करते थे। एक बार वो एक फिल्म द टेल ऑफ टू सिटीज देखने गए थे। उसे देखते समय उनके मन में कोई विचार कौंधा और वो फिल्म बीच में ही छोड़कर घर लौट आए।
उन विचार को लिखने लगे। वो घर के बाहर खाना नहीं पसंद करते थे। जब भी कोई उन्हें बाहर खाने पर ले जाना चाहता तो उनका जवाब होता था, अगर तुम मुझे दावत ही देना चाहते हो तो मेरे लिए घर पर ही खाना ले आओ, मैं घर से बाहर जाने वाला बिल्कुल नहीं हूं। बाहर जाने, वापस आने और व्यर्थ की बातों में मेरा कम से कम 1 घंटे बर्बाद होगा। इस समय का इस्तेमाल मैं कुछ बेहतर काम के लिए जरूर कर लूंगा। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में बाबा साहब ने वायलिन सीखना शुरू किया था। उनके सचिव रहे नानक चंद रत्तू अपनी किताब लास्ट फ्यू ईयर ऑफ डॉक्टर अंबेडकर में लिखते हैं कि एक दिन उन्होंने अंबेडकर के बंद कमरे में चुपके से झांक कर एक अद्भुत नजारा देखा था। वो बताते हैं कि बाबा साहब दुनिया की चिंताओं से दूर अपने आप में मग्न कुर्सी पर बैठे वायलिन बजा रहे थे। मैंने जब ये बात घर के काम करने वाले लोगों को बताई तो सभी ने बारी बारी से जाकर वो अद्भुत नजारा देखा था। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बताते सुनाते उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप उनके लिए कार्यों और आचरणों को एक बार जरूर ध्यान दीजिए। संभव हो तो उनके जीवन से जुड़ी अन्य बातों पर भी गौर करिएगा, आपको कुछ अच्छी अनुभूति होगी। मैं अनेकों मुद्दे पर अथवा शख्सियतों पर वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा सिर्फ इतना होता है कि लोग जागरूक हों। आर्थिक लाभ लेना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर करिए। हमारी कोशिश होगी कि समय समय पर हम अन्य महान विद्वान विभूतियों के बारे में इस तरह की स्टोरियां बनाते रहें और आप तक पहुंचाते रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो अपने शुभचिंतकों में शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।